हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नम्रता पांडे। और ये आप देख रहे हैं सीटेट का प्रैक्टिस सेट सीडीपी है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है, दोनों के लिए है। और कल मैंने 10 क्वेश्चंस कराया था, आप लोगों से पूछा था कि क्या इस तरह का प्रैक्टिस सेट लेकर आगे बढ़ें, तो आप लोगों का अधिकतर जवाब हाँ में आया था। इसलिए आज हम 11 नंबर से करेंगे और इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इस चैनल पर सीटेट को लेकर एनसीईआरटी का पूरा नोट्स आपको 6 to 8 रखा हुआ है। एस्टेट का भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसके तुरंत बाद एक एसएसटी का भी हम प्रैक्टिस सेट लाने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिएगा चैनल पर। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। यानी कि जो 2020 में जो प्रस्तावित की गई थी 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र, उसमें जो है उस पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेने के बाद आंसर पे आएंगे। तो इसका जो आंसर नंबर 2 आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ये चीज़ दर्शाना चाहिए 2020 के समग्र 360 डिग्री बहुआयामी में। इसके अंतर्गत सिर्फ आपको संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयाम ही नहीं, बल्कि इसमें आपका स्वयं मूल्यांकन, जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आप स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। कैसे करते हैं, तो खुद नंबर डाल के देखते हैं कि आपका 30 में कितना सही हुआ, इसको स्वयं मूल्यांकन कहते हैं। ये भी आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ही आता है। सहपाठी के द्वारा मूल्यांकन, कि आप सहपाठी का मूल्यांकन कर रहे हैं, सहपाठी आपका कर रहे हैं, आपने कितना सही बनाया। प्रोजेक्ट कार्य हो गया, या फिर खोज पर आधारित जो भी अध्ययन आपका होता है, या फिर क्विज रोल प्ले हुआ, या फिर पोर्टफोलियो हो गया, प्रोजेक्ट कार्य, ये सभी शिक्षण मूल्यांकन किसमें सम्मिलित है, तो ये सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सम्मिलित है, जो कि समग्र 360 डिग्री बहुआयामी के अंतर्गत इसको दर्शाना चाहिए और दर्शाया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। देखिए, आपको अगर साफ साफ दिख रहा है तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। यानी कि ये देखिए, सिर्फ कहने का ये तात्पर्य है कि नारी सिर्फ पालन पोषण ही कर सकती है, बच्चों का देखभाल कर सकती है, या फिर वो संवेदनशील के रूप में ही उनका चित्रण किया गया है। तो ये जेंडर पक्षपात है, जेंडर समानता नहीं है। जेंडर मतलब लिंग आपकी उसकी समानता या समता नहीं है। स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं का भी ये चित्रण नहीं है, ये जेंडर पक्षपात है। क्योंकि अब जो पालन पोषण करेंगे, देखभाल करेंगे, या महिलाएं सिर्फ संवेदनशील हो सकती है, तो आजकल तो महिलाएं डॉक्टर भी आजकल क्या बहुत सालों से हैं, तो वो चीर फाड़ कैसे करती हैं। तो ये जेंडर पक्षपात है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विद्यार्थियों में समलोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। तो विद्यार्थी में समलोचनात्मक चिंतन का आकलन करेंगे उनके विवेचनात्मक कौशल के विश्लेषण द्वारा। प्रत्यास्मरण नहीं कि वो कितना स्मरण कर पा रहे हैं, वो कितना नकल कर पा रहे हैं, या कितना वो वर्तनी में उनकी परिशुद्धता है, उसकी गणना करके नहीं, बल्कि जब समलोचनात्मक का चिंतन करना है तो उनके विवेचनात्मक कौशल का विश्लेषण करेंगे, तो हमें विद्यार्थियों के समलोचनात्मक चिंतन का आकलन हम कर सकते हैं। तो इसका 2 हो जाएगा। फिर आते हैं, आ गया है लेब वाइगोत्स्की। तो लेब वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। यह है आपका अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, पार जिसको कि ढांचा कहते हैं, भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया। तो मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में बताया था कि जब लेब वाइगोत्स्की आते हैं तो उनको सामाजिक अंतःक्रिया के साथ जोड़ना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने सामाजिक पर ही ज़्यादा जोर दिया है। बच्चे समाज से ही भाषा ग्रहण करते हैं, और ढांचा का भी उदाहरण उन्होंने ही दिया है। भाषा के बारे में भी उन्होंने बोला। और ये अनुक्रिया उद्दीपन जो है थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, तो 1 नहीं होगा और बाकी ये तीनों होगा। तो क्वेश्चन है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता। तो ये अनुक्रिया उद्दीपन अधिगम को प्रभावित नहीं करता। 15 नंबर पे पहुंचेंगे हम लोग। देखेंगे अगला क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर, तो मैंने कल बताया था, पियाजे हुआ, लेब वाइगोत्स्की हुए, लॉरेंस कोहलबर्ग हुए, हार्वर्ड गार्डनर हुए। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम गिना चुना आता है सीडीपी में, तो आपको ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो कहता है, बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यानी कि इसमें एक ऐसा है जो गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ पे आपको समझ कर टिक करना है।
तो बुद्धिमत्ता को मानवीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया गया जा सकता है। बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है। बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरणिक कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है और प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार क्या है कि बुद्धि का स्वरूप जो है वो एकाकी न होकर के बहुकारकीय है, यानी कि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से अलग होती है और प्रत्येक ज्ञान एवं बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। तो ये सब आप देखेंगे कि कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है या अलग होती है या बढ़ावा दिया जा सकता है, ये सब सही है। लेकिन ये जो है कि बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है, ये नहीं होगा। बाकी ये तीनों मिलता जुलता है, तो ये तीनों सही है, ये गलत है। आगे देखेंगे, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद करती है। देखिए, अब जो है जो मनोवैज्ञानिक थे उनके ऊपर से अब क्वेश्चन खत्म हो गया है और अब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है ताकि आप सोच समझकर बिल्कुल सकारात्मक जवाब दीजिए। तो देखेंगे, हाशिए पर रहने वाले समुदायों से जब वो पहली बार स्कूल में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर, तो ये निजी ट्यूशन कहीं भी ये बिल्कुल प्रतिबंधित है, ये नहीं चलता है। वैसे लोग घर में करते हैं, लेकिन ये निजी ट्यूशन प्रतिबंधित है। दूसरा है उपयुक्त पाठ देकर, यानी ढांचा जो अभी तुरंत आपने ऊपर में पढ़ा, जो लेब बायगोत्स्की ढांचा का प्रयोग करते हैं कि किस तरह से बच्चों में विकास होता है और उन्हें बहुत से जटिल कार्य पत्रक गृह कार्य में देकर, ये भी प्रतिबंधित है। उनमें असफलता का भय पैदा करके, ये बिल्कुल नकारात्मक है। जो सीखने वाले हैं ये जरूर हाशिए पर रहने वाले समुदाय हैं, लेकिन जो लर्नर होते हैं उनके प्रति आपको सकारात्मक सोच रखना है। तो उपयुक्त पाठ देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर, ये 2 नंबर होगा। 17 नंबर आप देखिएगा, समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, पहला देखेंगे, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का वियोजन, विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थी के स्तर पर लाना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। तो ये जो समावेशी शिक्षा है, ये आधुनिक युग की एक नई खोज है और शिक्षा के क्षेत्र में ये एक नया मार्ग है जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है, सुदृढ़ किया जा सकता है, यानी कि ये सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य स्कूली शिक्षा पाने का हक है। अगला देखेंगे, समावेशी शिक्षा से भी 5 प्रश्न लगभग पूछे ही जाते हैं। समावेशी शिक्षा क्या मांग करती है, तो समावेशी शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन लाने की मांग करती है। ये पहला ही आपका आंसर है। ये सब नहीं है क्षमताओं के आधार पर किसको कितनी क्षमता है उसका पृथक्करण, यानी कोई तेज है पढ़ने में, कोई कमज़ोर है तो उसको अलग करना, या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठ्य चर्चा, या फिर विशिष्ट ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन, तो फिर ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आएगा। जहाँ विशिष्ट हो गया, जहाँ स्पेशल हो गया, वहाँ नहीं ये समावेशी शिक्षा का प्रयोग है। तो इसका पहला ही है आपका कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन, यही समावेशी शिक्षा मांग करती है। और समावेशी शिक्षा लोकतंत्र की भावनाओं का समर्थन करती है और उस आधार पर ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। लोकतंत्र तो वही हुआ जो अपने निर्णय, अपने बारे में सोचना, कोई काम करने को स्वतंत्र है। आगे बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन है, पठन वैकल्य वाले विद्यार्थी की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। तो पठन वैकल्य क्या हुआ, जो जिनको बोलने में दिक्कत होती है, और इंग्लिश में अगर आप देखेंगे डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, इस तरह से आपको क्वेश्चन इसमें, इससे भी एक क्वेश्चन हर बार जरूर आता है। तो वो इंग्लिश वाला पेडागोजी आप देखिएगा, हालांकि हिंदी में भी पूछा जाता है, तो हिंदी का भी अगर आप पेडागोजी देखिएगा तो उसमें पूछा जाता है। तो ये पठन वैकल्य में वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जा सकती है। तो ये शब्दों की पहचान विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष के आधार पर पैठन्य वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान की जा सकती है। जैसे कि अभी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड साउंड मिल रहा होगा, प्रचार चल रहा है नगर निगम का पटना में, तो बहुत मुश्किल होता है वीडियो वगैरह शूट करना। तो मैंने अभी जैसे बोला डिसलेक्सिया, ये डिसलेक्सिया का ही ये हिंदी है पठन वैकल्य। और डिसलेक्सिया क्या होता है कि जैसे जो बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है वो क्या करता है, सौ को, जैसे सौ का स्पेलिंग SAW होता है, तो वो बच्चा उस सौ को पढ़ देता है वाज, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। जैसे
न्यूक्लियर अगर कहीं लिखा है न्यूक्लियर तो उसको बच्चा पढ़ देगा अनक्लियर। तो इसमें वो अंतर नहीं कर पाते हैं, इसी को कहते हैं पठन वैकल्य या फिर डिसलेक्सिया। तो देखिएगा, जो डिसलेक्सिया को समझ लिया है पठन वैकल्य में वो गलत ना कर दे, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका पहला ही होगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। जब नहीं है कहे तो उसमें और ध्यान देना है। मतलब अभिलक्षण प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है, यानी इसमें 3 ऐसी बातें हैं जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान है, एक ही ऐसी बात है जो कि नहीं है। तो ये जो पॉइंट है इसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तेजी से अगर आप आगे बढ़िएगा तो पहला आप पहले में ही टिक कर दीजिएगा। जैसे है कि निरंतर प्रवीणता अभिमुखर व्यवहार, तो लगेगा कि ये तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी का लक्षण है, टिक कर दीजिएगा। यह आंसर आपका होना नहीं है, क्योंकि ये तो पूछ रहा है कि नहीं है। फिर है आपका स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान है, ये भी निरंतर प्रवीणता अभिमुखीकरण व्यवहार पहचान है, और बौद्धिक जिज्ञासा भी पहचान है। क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान नहीं है, तो यह है समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। ये जो है एक प्रतिभाशाली या परिपक्वता अभिलक्षण वाले विद्यार्थी की पहचान नहीं है। प्रतिभाशाली छात्र से क्या अभिप्राय है, तो जो अन्य समान वर्ग आयु के जो छात्र होते हैं, यानी कि अगर किसी विद्यार्थी की उम्र 19 साल हो रही है तो 19 साल के दूसरे छात्र की बौद्धिक तुलना या रचनात्मक तुलना कलात्मक या फिर कोई भी ऐसा विशिष्ट सेक्शन, इनके अंदर जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं कुछ स्पेशल होता है, उनको ही हम लोग प्रतिभाशाली विद्यार्थी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा जो नहीं है, तो ये हो गया कि समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता ज़्यादा रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों पर चर्चा करते हुए एक शिक्षक ने पाया कि कई बच्चे को इस संकल्पना के संबंध में भ्रांतियां हैं, यानी भ्रम है, कन्फ्यूज हैं बच्चे। तो इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों की पहचान करने में मदद करनी चाहिए और समझ का दोबारा निर्माण करना चाहिए। ये पहला ही सटीक और सही लग रहा है, और जब यही सही लग रहा है तो ये सब जो है सजा देनी चाहिए, या फिर यहाँ पे देखेंगे याद करना, ये सब वर्ड जो होता है सीडीपी में बिल्कुल नकारात्मक होता है। सजा देना, याद करना या बौद्धिक रूप से तुच्छ, ये सब नकारात्मक होता है। और मैं तेज़ी से इसको खींच रही हूँ, अभी तक तो मैं समझाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक कमेंट आप लोग ये जरूर करिएगा कि समझाते हुए आगे बढ़ूँ या तेज़ी से। देखिए, तेज़ी से आगे बढ़ने से क्या होगा कि आप एक साथ 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन आपको लगेगा कि बस क्या होगा वो देखते हुए। लेकिन जब मैं तोड़कर आपको समझाती हूँ तो बेशक आप 10 ही क्वेश्चन समझिए, लेकिन उस पर आधारित अगर और आपसे 10 क्वेश्चन कर दिया जाए, उससे मिलता जुलता और 5 क्वेश्चन कर दिया जाए, तो आप उसको आसानी से सॉल्व करके आ पाएंगे। इसीलिए मैं समझाकर आप लोगों को बताते हुए आगे बढ़ती हूँ। अगला देखिएगा, अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के लिए एक अध्यापक कक्षा में कई समाचार पत्र लेकर आती हैं, जिन सभी में एक विशेष खबर का उल्लेख है, और अधिगमकर्ताओं को समूह में चर्चा करने को कहती हैं। जो सीख रही हैं उनके लिए शिक्षिका एक खबर लेकर आती हैं, समाचार पत्र, और उसमें जो भी खबर विशेष खबर का उल्लेख है उस पर समूहों में चर्चा करने कहती हैं। ये कथन है, और इसका जो कारण है, माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें ही ज्ञान का एकमात्र माध्यम हो सकती है। देखिए, आर तो पूरी तरह से गलत है। बोलिए क्यों? क्योंकि सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर आजकल ज्ञान को निहित नहीं किया जाता है, बाहरी ज्ञान से अधिगमकर्ताओं को जोड़ने के लिए कहा जाता है। बाल विकास में भी यही दिया गया है, और किसी भी तरह के किसी भी स्कूल के कंटेंट में आपको यही देखने को मिलेगा कि बच्चे को बाहरी ज्ञान से जोड़िए, बच्चे के नॉलेज को। तो आर तो पूरी तरह से गलत है, लेकिन ए सही है। अब ए कुछ और कह रहा है, आर कुछ और कह रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही है? बिल्कुल नहीं, ए आर दोनों सही है, क्योंकि आर गलत है तो उसमें हमें देखना है आर गलत है जहाँ हम देखेंगे। फिर यहाँ है ए और आर दोनों गलत है, लेकिन ये 3 नंबर सही होगा कि ए बिल्कुल सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ेंगे, माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए? माध्यमिक स्कूल के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की त्रुटियां उसे बतानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों की त्रुटियां पूरी कक्षा को बतानी चाहिए? ये भी गलत है। विद्यार्थी के प्रति निगेटिव कभी भी नहीं सोचना है, ये ध्यान में रखते हुए आपको सवालों का जवाब देना है। और सीडीपी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि आप नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर आपको इंग्लिश में भी सीडीपी, हिंदी में भी सीडीपी, सामाजिक अध्ययन में भी सीडीपी। और मैं सामाजिक अध्ययन का आप लोगों ने कमेंट किया कि मैम बताइए, तो अगला प्रैक्टिस से सामाजिक अध्ययन पर ही होगा।
उसमें ज़्यादा फोकस आपको हिस्ट्री में करना है, हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से पूछा जाता है। तो जो आपका हिस्ट्री है उससे 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला मेरा टारगेट यही होगा कि वैसे प्रश्न जो कि कई बार और बार बार पूछे गए हैं उसी को रिपीट करेंगे। अगला प्रश्न ये देखेंगे, इसका आंसर, विद्यार्थियों को अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए जिससे कि वो अपनी त्रुटियां पहचान कर उस पर काम कर सके। ये सही लग रहा है। और चौथा नंबर देखिए, विद्यार्थियों को शर्मिंदा करना चाहिए। ये भी विद्यार्थी के प्रति नकारात्मक भावना है, तो इसका 3 हो जाएगा। ये 24 नंबर देखेंगे, क्या प्रतिस्पर्धा के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरणा के रूप में प्रयोग करना चाहिए? हाँ, इसमें समकक्षियों से प्रदर्शन की तुलना में मदद मिलती है। नहीं, इससे कक्षा में नकारात्मक लोकाचार को बढ़ावा मिलता है क्षमता के आधार पर अनावश्यक सामाजिक तुलना के कारण। यानी कि कह रहा है कि अगर प्रतिस्पर्धा के अधिगम में बढ़ावा देने के लिए आप अभिप्रेरणा का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे क्या क्या हो सकता है। किसी के अंदर प्रतिस्पर्धा के अधिगम को सीखने के लिए कोई किसी से कंपटीशन कर रहा है तो आप उसमें क्या अभिप्रेरणा के रूप में कंपटीशन की तरह अगर हम सिखाने का प्रयोग करें तो वो करना चाहिए या नहीं? तो हाँ, इससे विद्यार्थियों को दूसरे से बेहतर करने का बढ़ावा मिलता है। नहीं, प्रतिस्पर्धा का प्रयोग केवल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए। तो जहाँ विशिष्ट आ गया, स्पेशल आ गया, वो तो होगा ही नहीं, दूसरे से बेहतर भी नहीं। समावेशी कक्षा में यही कहता है कि सबको सामान्य तरीके से लेके चलना चाहिए। और जब ये देखेंगे, हाँ, समकक्षियों के प्रदर्शन की तुलना वाला शब्द भी नहीं आएगा, तो इसका 2 आंसर होगा। क्योंकि क्षमता के आधार पर अगर किसी के पास अधिक क्षमता है, किसी के पास कम है, तो वहाँ तुलना का एक कारण, सामाजिक तुलना का ये अनावश्यक कारण बन जाता है। इसीलिए ये काम नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ती है? प्रयोग के चरणों का विवरण करने में, समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करने में, गणितीय संक्रिया को नियत प्रणाली का दोहराव करने में यानी रिपीट करने में, और पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न घटनाओं की परिभाषाओं का स्मरण का बात नहीं होगा। प्रयोग के चरणों में विवरण करने में अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो अधिसंज्ञानात्मक क्षमता की आवश्यकता पड़ती है वो है समस्या समाधान में की अपनी रणनीतियों पर चिंतन करने में। अगला आपका क्वेश्चन है, एक शिक्षिका विद्यार्थी को समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो एक शिक्षिका विद्यार्थी को समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा दे सकती है? पूछताछ को हतोत्साहित करके। देखिए, ये निगेटिव है, जबकि विद्यार्थियों की बात हो रही है तो ये होगा नहीं। अनुरूपकों के प्रयोग को निषेधित करके, कोई भी चीज़ निषेधित भी नहीं होगा, ये भी निगेटिव है। चुनौतियों से बचने के लिए सारे हल उपलब्ध करवाकर, ये भी गलत है। सारे हल अगर शिक्षिका ही उपलब्ध करा देगी, फिर बच्चे अपने स्मरण शक्ति का या अपने समस्या समाधान की क्षमताओं को कैसे बढ़ावा देंगे? कैसे वो देखेंगे कि उनके पास कितना क्रिएटिव नॉलेज है, कितना वो खुद का संज्ञानात्मक तरीके से कोई किसी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। विद्यार्थियों को समस्या समाधान के तरीकों के सुस्पष्टीकरण को प्रोत्साहित करके, ये 4 नंबर होगा। हमेशा प्रोत्साहित की बातें होनी चाहिए, सकारात्मक चीज़ों की बातें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं जब शिक्षिका पढ़ाती है। बिल्कुल गलत। फिर यहाँ निगेटिव शब्द है। बस CDP में आपको निगेटिव और पॉजिटिव देखना है, सकारात्मक नकारात्मक। संसाधन केवल का भी प्रयोग नहीं होगा, दिखाने के लिए होते हैं, बिल्कुल नहीं। जब वो रचनात्मक कक्षा है तो वहाँ दिखावे के लिए क्यों होगा? वो तो उस चीज़ का, उस संसाधन का उपयोग होना चाहिए, क्योंकि वो कक्षा ही रचनात्मक है, टीचर खुद वहाँ पे एक्टिव है। बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। आकलन को अधिगम से परे एक अलग गतिविधि के रूप में किया जाता है। तो ये होगा आपका, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। क्रियाकलाप के अनुसार इससे क्या होगा? पूरा क्लास भी एक्टिव रहेगा। आज इसने पहले आंसर दिया, इसको यहाँ बैठाएं, कल दिन उसको। एक जगह एक सीट बनाने पर भी क्लास कभी कभी बोरिंग होने लगता है। तो ये सही है, बैठने की व्यवस्था में क्रियाकलाप के अनुसार बदलाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सार्थक अधिगम तथा विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे? सार्थक अधिगम और विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण कार्य करने के लिए शिक्षकों का विद्यार्थी की क्षमताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास। ये देखिए, सकारात्मक मैं शुरू से बोलते आ रही हूँ, तो यही आंसर होगा, क्योंकि कोई कूट और कोई ये ABCD नहीं है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। अब इसमें ये जो है बेहद प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा संस्कृति, इसमें व्यक्तिगत उपलब्धियों पर बल हो।
व्यक्तिगत भी नहीं होगा, केवल भी नहीं होगा। ऐसे वातावरण जिसमें प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए डर व शर्मिंदगी ये भी नहीं होगा। और इनाम वगैरह देना भी वर्जित है बच्चों को, क्योंकि इनाम के का लालच देकर बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। बच्चे के माइंड को इतना प्रिपेयर्ड कर देना चाहिए कि वो खुद काम करने में एक्टिव हो। अगला प्रश्न है, कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम में हतोत्साहित करेगा? हतोत्साहित करना यानी निगेटिव क्वेश्चन है, तो देखिएगा गर्व, आनंद, उम्मीद, ये सब उत्साहित करने वाला है। ये जो बोरियत है ये हतोत्साहित करेगा। और आखिरी क्वेश्चन है इस TDP का आज के क्लास का, कि यदि छात्र आपके शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करिएगा? देखिए ऑप्शन, उन्हें अनदेखा करेंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, बिल्कुल गलत। कक्षा छोड़ देंगे और उनके माता पिता को शिकायत करेंगे। माता पिता तक आपको बात लेकर जानी ही नहीं है, आपको खुद समस्या समाधान क्लास में करना है और बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है। उन्हें ध्यान न देने के लिए दंडित करेंगे, दंडित का कहीं से कोई चर्चा होना ही नहीं चाहिए। और अपनी शिक्षण विधियों पर चिंतन करेंगे और वैकल्पिक विधि का प्रयोग करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके अपने अंदर सुधार करनी है, अपनी कमियों को दिखाना है, ढूंढना है, निकालना है। बच्चों को फोकस नहीं करना है, बच्चों को केंद्र बिंदु बनाना है पढ़ने को लेकर के। उनकी गलतियों को ढूंढने के लिए बच्चों को केंद्र बिंदु नहीं बनाना है। और ये लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है जो 2022 जनवरी में पूछा गया था। इसी तरह के प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें कि कुछ मुश्किल भी थे, कुछ कठिन भी थे। उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो कमेंट करिएगा। लाइव क्लास भी शुरू करेंगे, आप लोग 1 to 5 मैथ बोल रहे हैं वो भी बताएंगे, और सामाजिक अध्ययन अगली क्लास में लेकर आने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा इस चैनल पे।